वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी बीए सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल के बारे में आपको पढ़ना होता है। मानव भूगोल में कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और भी ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षा लगी हुई है। तो ऑब्जेक्टिव की परीक्षा है तो भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और लिखित वालों के लिए तो ये लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। यानी कि इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, जो कि आपकी परीक्षा में पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं और अब की बार पूछे जाने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है, उन सभी प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। ये लेक्चर है आपका महासंग्राम रिवीजन क्लास, जो कि 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में एक प्रकार से बात की जाए तो प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों ने भौतिक भूगोल पढ़ा है और सेकंड सेमेस्टर में आपको मानव भूगोल पढ़ना होता है। भौतिक भूगोल की अगर बात करें तो भौतिक भूगोल में एक प्रकार से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भूगोल की 2 शाखाएं हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने भौतिक भूगोल पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में आप लोग जो है पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में। और जब आप पहुँचेंगे भैया किसमें, जब आप पहुँचेंगे थर्ड सेमेस्टर में, तो आप एक प्रकार से आगे और पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। चर्चा करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में आपको पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में बेसिकली पढ़ना होता है। तो आइए अब यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में बेसिकली हम समझते हैं कि आखिरकार मानव भूगोल में कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों को हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बन सकता है, या ये प्रश्न तो 100% आपकी परीक्षा में आएगा कि मानव भूगोल से क्या आशय है, मानव भूगोल की विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी, या मानव भूगोल का अर्थ बताते हुए इसकी विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर प्रकाश डालें, या मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए और उसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे कैसे। देखिए, प्रश्न आपका यही है जो मैंने आपको बताया, मानव भूगोल से आशय यानी कि मीनिंग ऑफ, या मानव भूगोल का अर्थ। तो मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल एक महत्वपूर्ण शाखा है भूगोल की। इसमें मानव तथा उसके वातावरण के जो आपसी संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव और जो मानव के चौगिर्द पर्यावरण होता है, मानव को चौतरफा घेरे हुए है, उन पर्यावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है और मनुष्य किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करता है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, मनुष्य एवं वातावरण मानव भूगोल के 2 प्रमुख पहलू हैं, 2 प्रमुख पक्ष हैं, जो कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसा मैं कहूँ कि मानव भूगोल एक सिक्का है और उसका एक पहलू मानव है और दूसरा पहलू जो है मनुष्य का जो वातावरण होता है यानी इन्वायरमेंट वो होता है। यानी कि एक हेड है और दूसरा टेल है। ठीक है, ये होता है, 2 पक्ष हैं। किसी एक के अभाव में, अभाव माने कमी में, दूसरे पक्ष का कोई महत्व तो नहीं होता। यानी कि अगर मान लेते हैं मनुष्य ना रहे तो वातावरण अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा, और अगर वातावरण ना रहे तो मनुष्य की कल्पना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे का दोनों पर क्या है, अन्योन्य आश्रितता का संबंध है। मतलब कि एक दूसरे पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जितना जो है मनुष्य वातावरण पर डिपेंड है, उतना ही वातावरण मनुष्यों पर डिपेंड है। यानी दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से बहुत ही करीब है और अन्योन्य आश्रित है। वस्तुतः मानव और वातावरण दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ का भौगोलिक वातावरण, उसके रहन सहन, उसका आचार विचार, उसके क्रियाकलाप मनुष्य के उस पर प्रभाव डालते हैं। मतलब इन सभी पर भौगोलिक वातावरण जो होता है वो प्रभाव डालता है मनुष्य के रहन सहन पर, आचार विचार पर, क्रियाकलापों पर। ठीक है, क्योंकि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। मनुष्य चूँकि एक क्रियाशील प्राणी है, हमेशा मनुष्य की क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है, अतः वह अपने प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होने के साथ साथ अपने क्रियाकलापों के द्वारा प्राकृतिक वातावरण को भी कहीं ना कहीं पे प्रभावित करता रहता है। इस प्रकार से वह अपने क्रियाकलापों के द्वारा मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। ये होता है मानव भूगोल का आशय या मानव भूगोल के बारे में जो मैंने आपको बताया। निश्चित तौर पर आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही तो फटाफट से विद्वानों, जितने भी हमारे महाशय महोदय देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चले। वस्तुतः सांस्कृतिक वातावरण मानव और उसके प्राकृतिक वातावरण की क्रिया प्रतिक्रिया की देन होती है। यानी जो सांस्कृतिक यानी कि जो कल्चरल इन्वायरमेंट तैयार होता है वो किससे बनता है, मनुष्य और प्राकृतिक वातावरण के बीच में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसी से निर्मित होता है। चूँकि मानवीय क्रियाकलाप और वातावरण की दशाएं, उन दोनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं भारत में जो
सांस्कृतिक पर्यावरण होगा या प्राकृतिक पर्यावरण होगा अमेरिका के पर्यावरण से और इंग्लैंड के पर्यावरण से अलग होगा, जाहिर सी बात है बिल्कुल अलग होता है। तो ये भिन्नता एक प्रकार से पाई जाती है। इसीलिए इन दोनों के आपसी संबंध में परिवर्तनशीलता, मतलब परिवर्तनशील होते हैं संबंध दोनों के। मानव और वातावरण के इन परिवर्तनशील आपसी अंतर संबंधों का ही अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, ये एक रेटजल का नाम आपने सुना होगा, फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल बेसिकली मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने मानव भूगोल की एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मानव भूगोल के जो है रुचि दी है, मानव भूगोल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं फ्रेडरिक रेटजल ने। रेटजल की अगर बात की तो रेटजल की शिष्या थी ये एलन चर्चिल सैंपल, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। उनकी 3 पुस्तकें बड़ी फेमस हैं और अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और बहुत ही विद्वान लड़की थी ये, मतलब कि ये लेखिका हैं बेसिकली, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। इन्होंने कहा मानव भूगोल पर बहुत काम किया इन्होंने, चूंकि रेटजल जो थे मानव भूगोल के जन्मदाता माने जाते, तो उन्हीं की शिष्य थी, उन्हीं की एक प्रकार से अंडर में पीएचडी वगैरह कंप्लीट करी थी। तो कहीं ना कहीं पे इनके अंदर विद्वता बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने क्या कहा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव, चूंकि मनुष्य जो है हमेशा उसकी क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए यहाँ पर एलन चर्चिल सैंपल जी ने क्रियाशील मानव की बात करी। यानी कि मनुष्य जो है या मानव क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी भी चूंकि स्थिर नहीं है, पृथ्वी तो एक गति कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, और दूसरी गति कर रही है कि भाई पूरे के पूरे एक प्रकार से सौर मंडल का चक्कर, यानी सूर्य भगवान का चक्कर लगा रही है। यानी कि एक तो अपने अक्ष पर घूमती है जिससे दिन और रात होती है, और एक पूरा का पूरा परिक्रमण करती रहती है इसी से घूमते घूमते। ठीक है, अगर मैं पृथ्वी के बारे में अगर आपको दिखाऊं 1 मिनट के लिए, तो चूंकि अभी मैं पृथ्वी को दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको 1 मिनट में दिखा दे रहा हूं, 2 मिनट मतलब 1 मिनट का मुझे समय देंगे, मैं तुरंत आपके लिए दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं पृथ्वी के बारे में, प्लीज़ वेट अ मोमेंट। मैं तुरंत आपको पृथ्वी और दिखा रहा हूँ कि पृथ्वी में आखिरकार क्या चीज़ है। थोड़ा सा लोड होगा, अभी आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी अभी दिखाता रहा हूँ किस तरीके से घूमती है और किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, इसको मैं समझूंगा। बहरहाल यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ तब तक जब तक ये लोड हो रहा है, कि जो पृथ्वी होती है ये एक प्रकार से जो घूमती है अपने अक्ष पर घूमने को एक प्रकार से जब ये घूमती तो इससे दिन और रात होते हैं। ठीक है, जैसे अब अमेरिका में इस समय रात होगी और हमारे यहाँ दिन है, चूँकि इससे सूर्य भगवान जो होते हैं, सूर्य कभी अस्त नहीं होता और कभी उदय भी नहीं होता है, एक निश्चित स्थान पर उदय होता रहता है हमेशा, एक किसी न किसी स्थान पर सूर्य भगवान उदय होते रहते हैं और कहीं ना कहीं पे हमेशा अस्त होते रहते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, यानी उनका अस्त और उदय होने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। ठीक है, यहीं पर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, प्लैनेट सिस्टम आपको पूरा दिखा दूं ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, ये समझ जाए कि पृथ्वी कैसे रोटेशन करती है। ये देखें आप सभी लोग, ये देखें, ये सौर मंडल पूरा का पूरा है। ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा ये सौर मंडल है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये देखिए पूरा, इसको घुमा दीजिए आप, ये पूरा ब्रह्मांड की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे ये सैटर्न है यानी शनि है, ये यूरेनस है। ठीक है, ये जुपिटर है, ये अपनी अर्थ, यहाँ पर ये सूर्य भगवान है बीच में, ये अर्थ अपनी किधर है, ये देखो ये घूम रही है अर्थ, ये अभी मैं दिखा रहा हूँ अर्थ अपनी बेसिकली ये यहाँ पर है अर्थ ये। ठीक है, फिर से मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा उसको बड़ा कर दूँ। देखें ये पृथ्वी अपनी घूम रही है, ये कहीं भाग गई, 1 मिनट, ये देखें ये वेनस है। ठीक है, भी पृथ्वी भी आएगी इसी रडार में। ये अपनी अर्थ यहाँ पर है। ठीक, ये देखें ये पृथ्वी है। ठीक, ये देखें ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, आप देख पा रहे होंगे ये अपने अक्ष पर घूम रही पृथ्वी ना। ठीक है, ये देखें,
और ये सूर्य भगवान है। अब इनका एक तो चक्कर लगाती है और दूसरे एक प्रकार से ये क्या है, ये एक प्रकार से अपना चक्कर लगाती है, पूरा ब्रह्मांड घूमती, तो यानी पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, पृथ्वी भी अस्थिर है, इसीलिए उन्होंने बताया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और जो चीज़ों को बैक कर लेते हैं। ठीक है, और आ जाते हैं अपने मुख्य पेज पर जहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक, चले। तो यही है अस्थिर पृथ्वी, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, अस्थिर पृथ्वी के बारे में कहा। चूँकि अस्थिर पृथ्वी जो होती है वो एक प्रकार से मनुष्य, चूँकि मनुष्य जो है वो क्रियाशील प्राणी है और पृथ्वी भी कहीं रुकी हुई नहीं, पृथ्वी भी क्रियाशील है ही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो समझने का प्रयास करते आगे। तो ये कुमारी एलन चर्चिल ने कहा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रख्यात फ्रांसीसी विद्वान जो है डिमांजिया ने लिखा कि मानव भूगोल मानव समूहों एवं समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है, यानी कि मनुष्य का व्यवहार और मनुष्य के समूह का उसके प्राकृतिक वातावरण के साथ क्या संबंध होता है, उन्हीं संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं जो कि विद्वानों ने दी है, ठीक है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रांस के सुप्रसिद्ध मानव भूगोलविद हैं प्रोफेसर बिडाल डी ला ब्लास। प्रोफेसर बिडाल डी ला ब्लास बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं, फ्रांसीसी विद्वान हैं। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल जो होता है पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नई संकल्पना प्रदान करता है और यह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक अंतर संबंधों का संश्लेषणात्मक ज्ञान होता है। ये होता है एक प्रकार से मानव भूगोल। कुल मिलाकर के मानव भूगोल में मनुष्य का जो एक प्रकार से क्रियाकलाप होता है, मनुष्य का एक प्रकार से जो संबंध होता है प्राकृतिक पर्यावरण से, वो कैसा होता है, इसी का अध्ययन बेसिकली सभी विद्वान बताएंगे, अपनी अपनी भाषा में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं बिडाल डी ला ब्लास के शिष्य थे। बिडाल डी ला ब्लास के शिष्य थे कौन, फ्रांसीसी विद्वान जीन्स ब्रूंस। जीन्स ब्रूंस ने एक प्रकार से बिडाल डी ला ब्लास के अंतर्गत पीएचडी करी थी। तो इन्होंने कहा कि इतिहास, प्रकृति और विज्ञान और मानव भूगोल के गहन अध्येता माने जाते हैं जीन्स ब्रूंस। इन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और ऐतिहासिक तथ्यों का मानव समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदर्शित किया और बताया कि भौगोलिक तथ्य जिस पर मानव का अधिकार है अथवा जिससे मानव प्रभावित होता है, मानव भूगोल के अध्ययन का विषय है। इसके विचार में मनुष्य ही अध्ययन का केंद्रीय तत्व होता है, मतलब ये कहते हैं कि मनुष्य ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन्स ब्रूंस, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है, उन सभी आंकड़ों का अध्ययन करता है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित हैं और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होते हैं, होने वाली घटनाओं से में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वही चीज़ ये भी बताते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान हैं हंटिंगटन। ठीक है, हंटिंगटन की अगर बात करें महोदय, तो हंटिंगटन जो हैं इन्होंने कहा कि मानव भूगोल को प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय कार्यकलापों एवं गुणों के संबंध के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो बेसिकली इन सभी विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार सभी लोगों ने परिभाषा दी किसकी भाई, तो परिभाषा दी किसकी, मनुष्य मतलब मानव भूगोल की। अब एक सिद्धांत है मानव भूगोल का, बहुत ही फेमस है, परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा गया ये वाला। पार्थिव एकता के सिद्धांत का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी अंग्रेजी में भी आपका लिखा हुआ है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी होती है। इसके बारे में अगर बताऊं तो जैसे पृथ्वी एक प्रकार से आपस में कहीं ना कहीं पे जुड़ी हुई है, अभी समझा दूंगा पूरा का पूरा यहाँ पर। देखिए पार्थिव एकता क्या है। बेसिकली पार्थिव एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जर्मनी के विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल जो है एक प्रकार से इन्हीं की शिष्य थी कौन, जो अमेरिका से आई थी पढ़ने के लिए फ्रेडरिक रेटजल के पास, उनका नाम था एलन चर्चिल सेम्पल, और ये मानव भूगोल के जनक भी हैं। उन्होंने क्या किया, संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई माना, यानी कि इन्होंने क्या किया, फ्रेडरिक रेटजल ने पूरे के पूरे पृथ्वी को एक इकाई के रूप में माना और संपूर्ण विश्व को उसके अलग अलग अंगों के रूप में ना देख करके उन्हें मतलब कि समाविष्ट रूप से देखा कि सभी लोग एक में ही जुड़े हुए हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी एक इकाई है। यदि हम पृथ्वी के बाह्य स्वरूपों की ओर नज़र डालें तो हमें उनमें क्या होता है, अनगिनत विभिन्नताएं नज़र आती हैं। यानी कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर मैदान है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, कहीं पर चोटी है ऊंची ऊंची, कहीं पर घाटी है गहरी गहरी। तो इस तरीके से बहुत सारे भिन्नताएँ दिखेंगी। कहीं एक और उत्तुंग पर्वत शिखर है तो दूसरी ओर गहरी खाटियाँ हैं, कहीं पठार है तो कहीं मैदान है, कहीं स्थल है तो कहीं समुद्र है। इन रूपों में सूक्ष्म स्तरों पर अनेक विभिन्नताएं पृथ्वी पर मौजूद हैं। यही नहीं, जलवायु भी आप देखें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, मिट्टियाँ भी, वनस्पतियाँ भी अलग अलग हैं, जीव जंतु भी अलग अलग पाए जाते हैं, मानव के रहन सहन, खान पान, आचार विचार, बोलचाल, इन सभी में आपको पूरी पृथ्वी पर भिन्नताएं आपको नजर आती हैं। पार्थिव एकता का सिद्धांत यह बताना चाहता है महोदय कि
ये विभिन्नताएं जो होती हैं मात्र बाहरी हैं। पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र में आप देखते हैं जो एक दूसरे से जुड़े, पृथ्वी के जो अलग अलग क्षेत्र हैं अलग अलग आपको दिख रहे हैं, ये मात्र बाहरी आवरण में आपको दिख रहे हैं, बाकी अंदर से सब जुड़े हुए हैं, यानी कि एक से जुड़े हुए हैं सभी लोग। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, जैसे कि अलग जुड़े हुए हैं और उसमें सार्वभौमिक एकता मिलती है। रटजल ने स्वीकार किया कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक से भौतिक नियम कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे जलवायु स्थान विशेष की प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी को प्रभावित करती है। मिट्टियाँ स्वयं वनस्पति और जलवायु से नियंत्रित होती हैं। ठीक उसी प्रकार से वनस्पति भी जलवायु और मिट्टी को प्रभावित करती है तथा उससे प्रभावित होती है, यानी कि एक दूसरे से सभी लोग प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते भी हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विविध स्थल पर विभिन्न स्थानों पर जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऊंचे पर्वत आर्द्र हवाओं को रोक करके वर्षा करने में सहायक होते हैं। छोटी छोटी कई नदियां मिलकर के एक बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं, समुद्र में जाकर के गिरती हैं। तापमान की अधिकता होने पर जल वाष्पीकरण होकर के वर्षा करता है। इस प्रकार हम पृथ्वी की अनेकता में एकता का दर्शन करते हैं और पृथ्वी में यही एकता में अनेकता जो होती है वही एक प्रकार से जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है वो करता है। ठीक है, विडाल डी लाब्लास या वाइडल डी लाब्लास महोदय ने पृथ्वी की मूलभूत एकता को स्वीकार किया था। वह मानते थे कि मानव भूगोल के तथ्य प्रत्येक स्थान पर वातावरण से संबंधित हैं और वह स्वयं भौतिक दशाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनका विवेचन व्याख्या केवल उन्हीं के सहायता से किया जा सकता है। तो ये है आपका पार्थिव एकता का सिद्धांत, जो कि एक प्रकार से पृथ्वी पर बाहरी रूप से तो सारे ढांचे अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये सारे ढांचे आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे प्रभावित करते रहते हैं। ये होता है पार्थिव एकता का सिद्धांत, निश्चित तौर पर आपके समझ में आया हुआ होगा। आगे देखते हैं, अगला सिद्धांत है आपका संभाव्यवाद। संभाव्यवाद क्या है महोदय, इसको जानने का प्रयास करते हैं भैया। संभाव्यवाद यानी कि जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं भैया, अंग्रेजी में आप इसको बोलते हैं संभाव्यवाद को, अंग्रेजी में प्रोबेबिलिज्म। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिज्म बोलते हैं इसको, संभाव्यवाद को। संभववाद नहीं, संभाव्यवाद की मैं बात कर रहा हूँ। मनुष्य की क्षमता, विवेकशीलता और मूलभूत स्वतंत्रता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए यह विचार करना आवश्यक है कि मनुष्य को गौण मानने के पीछे नियतिवादी जो है यानी प्रकृतिवादियों और मतलब कि प्रकृतिवादी या नियतिवादियों एवं मंतव्य का उद्देश्य उनके क्या है। कौन कौन सी ऐसी विधियां अपना करके मनुष्य को विशेष करके मुख्य प्रदेशों के मनुष्यों को नगण्य का विकल्पहीन प्राणी माना गया है। क्योंकि नियतिवादी जो थे वो मनुष्यों को एकदम से मतलब कि मनुष्यों को हल्के में लेकर के कि मनुष्य जो है एक प्रकार से एक गौण मात्र है और प्रकृति ही सारा काम करती है, ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना था। तो ये संभाव्यवाद जो है ये कहता है कि एक प्रकार से नीतिवादियों के तर्कों पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने मानव को कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ही प्रकृति का दास अथवा प्रकृति पर निर्भर बताया है, कि प्रकृति पर ही डिपेंडेंट होते हैं मनुष्य, और बहुत उदाहरणों में अपने मत को सार्वभौम बनाने के लिए, यूनिवर्सल बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए समशीतोष्ण जलवायु के लोगों की समुन्नति का श्रेय भी इन्हीं आदर्शों मतलब आदर्श परिस्थितियों को दिया जाता है, जिनके प्रतिकूल जलवायु के चलते एशिया या तीसरी दुनिया के लोग पिछड़े रह गए हैं। ऐसा एक प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रकृति ही चाहती है, तो जो प्रकृति चाहेगी तो मनुष्य आगे बढ़ेगा, नहीं तो पीछे रहेगा, ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना है। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरी दुनिया के लोग पिछड़े रह गए। यथास्थितिवाद के इन पोपकों ने अनेक ढंगों से यह भी इशारा किया कि पिछड़े समुदाय की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं और पिछड़े और समुन्नत समुदाय में मूलभूत भेद क्या है, अंतर क्या है। इस विचारधारा का सूक्ष्म विश्लेषण करने से स्पष्ट होता जाएगा कि यह फतवा कुछ उसी तर्ज पर दिया गया है जिससे स्वतंत्रता के तुरंत बाद पश्चिम के मुख्य देशों में भारत को प्राकृतिक वातावरण की दृष्टि से कृषि प्रधान देश बतलाया गया था और तत्कालीन शासन प्रमुख से हिंदुस्तान में खाद बनाने की फैक्ट्री खोलने का आदेश दिया गया था। यह भी भारत जैसे पिछड़े देश में इस्पात के कारखाने लगाने का कोई औचित्य नहीं है। यह आकस्मिक नहीं है कि आज भी कुछ विद्वान पृथ्वी का जो है एक प्रकार से इस पे ससिप मान करके मतलब कुछ एरिया में मानते हैं कि भाई कुछ एरिया में अच्छा होता है, कुछ एरिया में बेकार होता है। बार बार यह कह रहे हैं कि संसाधन सीमित हैं और इसलिए उनका शोषण बहुत सोच समझ करके किया जाना चाहिए। इसके जवाब में स्पेट महोदय की संभाव्यवाद की जो विचारधारा है उसके समर्थक जो हैं वो मनुष्य के ज्ञान और उसकी कृतित्व और संसाधन सर्जक शक्ति को असीमित बताते हैं
कुल मिलाकर के संभाव्यवाद जो है, संभाव्यवाद ये प्रकृति मतलब प्रकृति को या नेचर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती जितना मनुष्य को देती है। यानी मनुष्य इसमें एक प्रकार से फुल फॉर्म में होता है और प्रकृति उसमें थोड़ा सा डाउन होती है। लेकिन प्रकृतिवादी जो विचारक है उन लोगों ने माना कि भाई प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा ही मनुष्य आगे बढ़ेगा और वैसा ही होगा। अब अगला सिद्धांत समझ लेते हैं, रुको एंड जाओ सिद्धांत। ठीक है, रुको एंड जाओ सिद्धांत अभी समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। रुको और जाओ सिद्धांत या निश्चयवाद संक्षिप्त में टिप्पणी करें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टेलर महोदय ने निश्चयवाद का संशोधन करके उसे रुको और जाओ की संज्ञा दी। उनके मतानुसार मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही उसका स्वामी है, और ना ही मनुष्य के कार्य करने की क्षमता असीमित है। मानव और प्रकृति में निरंतर परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव का जीवन जो है पृथ्वी पर सफलता से चलता रहता है। दोनों में अगर तालमेल बना है तो आसानी से जीवन चलता रहता है। मनुष्य ने मतलब स्टेलर महोदय ने मनुष्य की तुलना चौराहे पर खड़े हुए एक सिपाही से करी। स्टेलर महोदय ने कहा कि चौराहे पर जो एक सिपाही खड़ा होता है, जो एक ट्रैफिक पुलिस होता है, जो कभी भी कहता है कि भाई इधर निकलो तो जनता जाती है, फिर कहते हैं रुको इधर वाले को, अब इधर जाओ, उसको फिर रोकती है तुम रुको, इधर वाले निकल जाओ। इस तरीके से ऐसे ट्रैफिक पुलिस करती है। तो कुछ इसी प्रकार से क्या है, मनुष्य कैसा है, चौराहे पर खड़ा हुआ एक सिपाही की भांति है, जो सड़क पर वाहनों के चलने की गति को धीमा या तीव्र कर सकता है, किंतु उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता। यानी कि जो व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है उसको आप ऐसा नहीं कह सकते पुलिस कि दक्षिण चले जाओ तुम, ठीक है, वो एक प्रकार से अपनी ही दिशा में जाएगा। आप उसको 10 मिनट रोक सकते हैं, 5 मिनट रोक सकते हैं, लेकिन उसकी दिशा नहीं बदल सकते। ऐसे ही कि मनुष्य जो है प्रकृति की दिशा नहीं बदल सकता, प्रकृति को तेज और धीमा कर सकता है। इस तरीके से इन्होंने बताया। उन्होंने अपनी अवधारणा को निम्न शब्दों के द्वारा व्यक्त किया कि मानव किसी देश की उन्नति को तेज या धीमा जरूर कर सकता है, उसे रोक सकता है, परंतु यदि वह बुद्धिमान है तो उसे भौतिक वातावरण के द्वारा दर्शाई दिशा से दूर हटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जैसे मरुस्थलों में सिंचाई के प्रबंध के बिना खेती करना व टुंडा पर जैसे प्रदेशों में, आप मरुस्थल में बड़े दिमागी हैं, मनुष्य बहुत ज़्यादा दिमाग है, तो आप मरुस्थल में बिना सिंचाई की खेती कर लो, दम है तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा कर दिया है। या टुंडा जैसे प्रदेशों में उजड़ खंडर में आप बिना आवश्यक तापमान के फसलों का उत्पादन मूर्खता होगी अगर आप करेंगे तो यही चीज़ें हैं। स्टेलर की संकल्पना के मतानुसार किसी भी वातावरण के द्वारा दिए जाने वाले अवसर समान नहीं होते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग वातावरण, अलग अलग पर्यावरण होता है और अलग अलग सिचुएशन होती हैं अलग अलग फसलों की उत्पत्ति करने की। ठीक है, कुछ कम प्रयास व कुछ अधिक संघर्ष की मांग करते हैं। कुछ स्थानों पर आप ज़्यादा प्रयास करते जब खेती करते हैं या कुछ काम करते हैं और कुछ जगहों पर कम काम करना पड़ता है। किसी भी पर्यावरण में संभावनाएं असीम नहीं होती हैं, हर एक विकल्प के लिए कीमत देनी पड़ती है, परंतु इन सीमाओं में होते हुए भी विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। मानव अपना विकल्प चुनता है और अपनी बुद्धिमत्ता और मूर्खता का निर्णय उन लक्ष्यों के संदर्भ में करता है जो उसे चुनने होते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण मनुष्य के विवेक और मूर्खता पर डिपेंड के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रकृति में केवल संभव तथा असंभव होता है। यानी प्रकृति में क्या है, प्रकृति ने आपको सारी चीज़ें प्रदान कर दी हैं, संभावनाएं प्रकृति ने दी हुई हैं, अब आप उसका कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है, आप उसका अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे। अब आपको खेत मिला हुआ है, आप चाहे उसमें मिर्चा बो, चाहे आप आम का पेड़ लगा दो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड है। अगला जो सिचुएशन है आपका, मतलब अगला जो सिद्धांत है वो निश्चयवाद, यानी कि निश्चयवाद को डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, निश्चयवाद अथवा पर्यावरणीय निश्चयवाद की अगर बात की है तो इसको पर्यावरणवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मानव जो है प्रकृति का दास है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मनुष्य के सभी क्रियाकलापों को पर्यावरण पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। इस विचारधारा के मुख्य प्रतिपादकों में फ्रेडरिक रटजल का नाम आता है। इसके अलावा उनकी शिष्या थी कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल, वो भी इसी विचारधारा की समर्थक थी। इसके अतिरिक्त जो है इमैनुअल कांट, रिचर्ड हम्बोल्ट, चार्ल्स डार्विन, कार्ल रिटर और वारेनियस जैसे विद्वान भी एक प्रकार से पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा का अध्ययन एक प्रकार से ये लोग करते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, पर्यावरणीय निश्चयवाद का मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति पर डिपेंडेंट है। प्रकृति जिस दिन चाहेगी मनुष्य एक प्रकार से मनुष्य का खात्मा हो जाएगा। यानी प्रकृति जो होती है वो सर्वोपरि है और प्रकृति का ही सब कुछ एक प्रकार से योगदान रहा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं और डाउट आपका क्लियर होगा। देखिए, पहला अंतर ये है पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद में। ठीक है, पहला अंतर,
मनुष्य जो है प्रकृति का दास है। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या कहता है कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास है, प्रकृति जैसा चाहती है वैसा मनुष्य को करवाती है। जबकि संभववादी विचारक कहते हैं, क्या कहते हैं संभववादी विचारक, कि मनुष्य जो है प्रकृति की कठपुतली नहीं है, यानी मनुष्य जो है स्वतंत्र है अपने हिसाब से। प्रकृति ने मात्र उसको संभावनाएं दी है और उन्हीं संभावनाओं में मनुष्य अपने हिसाब से काम करता है, अपनी बुद्धि अपनी मूर्खता का प्रयोग अपने हिसाब से करता है, जैसा वो है वैसा कर पाएगा, संभववाद ये कहता है। दूसरा अंतर ये है कि मनुष्य के सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी पर्यावरण जो होती है मनुष्य के सभी क्रियाकलापों को कंट्रोल करती है। जबकि यहाँ पर संभववाद में कहा गया कि मानव जो होता है अपनी बुद्धि, अपने बल और अपने कार्य कुशलता के आधार पर पर्यावरण को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से प्रभावित करता रहता है, यानी ये संभववादी विचारक मानते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट ये है, तीसरा अंतर ये है भाई जो है संभव मतलब नीतिवादी और पर्यावरणीय निश्चयवाद में और संभववाद में ये अंतर है कि मानव प्राकृतिक शक्तियों के सामने तुच्छ है, महत्वहीन है और निष्क्रिय होता है। यानी प्राकृतिक शक्तियाँ जब चाहें तब एक प्रकार से इलिमिनेट कर सकती है किसको भाई, जो है पर्यावरण मतलब मनुष्यों को, यानी मनुष्य एक प्रकार से पर्यावरण के समक्ष मात्र भुनगा है, तुच्छ है एकदम से, ठीक है। जबकि संभववादी विचारक मानते हैं, संभववादी विचारक मानते हैं कि मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों पर विजय पाने की क्षमता बढ़ती जाती है। मनुष्य विज्ञान का और अपनी क्षमता का प्रयोग करके प्राकृतिक शक्तियों को अपने पक्ष में करता जा रहा है, ये लोग मानते हैं संभववादी विचारक, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होगा, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इसमें क्या क्या अंतर है। अब थोड़ा सा नीतिवाद की जो आलोचना हुई है उसके बारे में समझ लेते हैं। नीतिवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन ऑफ डिटर्मिनिज्म। नीतिवाद की आलोचना, विभिन्न भूगोलवेत्ता नीतिवाद अथवा निश्चयवादी की कट आलोचना करते हैं। वे निश्चयवाद के विरोध में मुख्य रूप से अधोलिखित आलोचनाएं देते हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि नीतिवादियों का कथन है कि उचित जलवायु यानी कि समशीतोष्ण में भी सभ्यता का विकास होता है, परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान है जहाँ प्रतिकूल नीतिवादियों के अनुसार जलवायु में भी सभ्यता का विकास हुआ है। यथा जैसे मिस्र के रेगिस्तान में भाग में इंडीज के बीहड़ प्रदेश में भी लोग रहते हैं। नीतिवादियों का मानना है कि वहाँ पर मनुष्य नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पर रहते हैं लोग जाकर के, चूंकि मनुष्यों ने ऐसा व्यवस्था कर ली है। दूसरी बात, नीतिवादी जिन्हें पिछड़ा दब्बू या धर्मांध घोषित कर रहे थे, आज वही पश्चिम एशियाई देश खनिज तेल के बल पर संपूर्ण विश्व राजनीति के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिनको एक प्रकार से धर्मांध या पिछड़ा दब्बू कहा जाता था, वही आज एक प्रकार से पूरी राजनीति बदल रहे हैं। तीसरी बात, कुछ नीतिवादियों ने भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को उनके विकास में बाधा बताया था, और आज वहीं भारत जो है स्वतंत्रता के बाद से बहुत ज़्यादा तीव्र गति से उन्नति की ओर बढ़ रहा है, और भारत एक प्रकार से दुनिया की एक प्रकार से तीसरी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये आप देख रहे हैं कि भारत जैसे देश, जहाँ पर लोग ये आंकड़ा लगाते थे कि कभी आगे नहीं बढ़ जा पाएगा क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, लेकिन भारत वो आगे बढ़ रहा है। तो ये सब एक प्रकार से मनुष्यों का क्रियाकलाप है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जनाधिक्य की संकल्पना का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जो है ओवर पॉपुलेशन, या फिर भारत में जनाधिक्य है अथवा नहीं है, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेशन पॉपुलेट और नॉट, एक्सप्लेन। तो क्या भारत में जनाधिक्य की स्थिति है या नहीं, इस बात या इस संबंध में दो विचारधाराएं विद्यमान हैं। भारत में जनाधिक्य है, इस विचारधारा के समर्थक माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत का सहारा लेते हैं। माल्थस महोदय ने जनसंख्या को लेकर के सिद्धांत कहा कि भारत की जो जनसंख्या है वो एक प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में आगे बढ़ रही। गुणोत्तर श्रेणी मतलब कि जैसे आज जनसंख्या 2 है आज, तो परसों कल काल 4 हो जाएगी, फिर उसके बाद में फिर 6 मतलब 8 होगी, फिर 16 होगी, फिर 32 होगी। इस तरीके से गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। जबकि जो उत्पादन के साधन है, आज 1 है, कल 2 होंगे, परसों 3 होंगे, चौथे रोज 4 होंगे, पाँचवें रोज 5 होंगे, यानी 5 मोटरसाइकिल बनी मान लेते हैं और 32 लोग चलाने वाले हैं, यानी जनाधिक्य है। माल्थस महोदय एक प्रकार से अगर देखें तो जनाधिक्य की ओर फोकस करते हैं। उनका कथन है कि किसी देश में उत्पन्न होने वाले खाद्य सामग्री में जितनी जनसंख्या का भरण पोषण संभव है, यदि वास्तविक जनसंख्या उससे ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति जनाधिक्य कहा जाएगा। और उसके विपरीत जो लोग यह नहीं मानते कि भारत में जनाधिक्य है, वे अनुकूलतम जनसंख्यावादी विद्वानों की विचारधारा पर आधारित असीमित अतिदोहित प्राकृतिक संस्थाओं का उदाहरण देते हैं। जैसे कि भारत में जनाधिक्य है, इस संबंध में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आइए उन तर्कों को जान लेते हैं।
भारत में जनसंख्या में जितनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है उस अनुपात में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरी बात कि भारत में भूमि पर जनसंख्या का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तीसरी बात, भारत में विश्व की लगभग 16% जनसंख्या लगभग 17 साढ़े 17 थी 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5 लोग जो है भारत के ही निवास करते थे। अब लगभग 18 लोग ऐसे हैं, यानी 100 में से पूरे संसार में अगर 100 लोग हैं तो 18 लोग उनमें से भारत से है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 18% जनसंख्या निवास करती है, जबकि इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही है। यहाँ प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता भी घटती लगातार जा रही है। इसके अतिरिक्त देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवश्यक सुविधाओं का एक प्रकार से अभाव यानी कमी है। यहाँ प्रति व्यक्ति जो आय है यानी कि प्रति कैपिटा इनकम जो है ये भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कम है, उसका स्तर नीचा है। व्यापक और प्रच्छन्न बेरोजगारी व्याप्त है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब होता है ऐसी बेरोजगारी आपको लगेगा नहीं कि भाई कोई बेरोजगार है, लेकिन बेरोजगारी है। जैसे कि एक मान लेते हैं एक पिताजी हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे घर में पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी थी। जैसे एक दुकान खुली थी, हम 4 भाई थे, चारों भाई उसी दुकान में सौदा बेचते थे, तो क्या है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी ही है। या 10 ठो भैंस राखे, उसी में सभी लोग जुटे हुए हो, 4-5 लोग हो, सभी में उसमें काम कर रहे हो। एक खेत है 2 बीघा, उसी में सभी लोग अपना कुदाल लेकर के भिड़े रहते हो, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी ही है। ठीक है, एक मुफ्त आपका पैसा नहीं आ रहा है, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। यानी जिस काम को एक व्यक्ति कर सकता है उसमें 4-5 लोग लग करके कर रहे हैं, वही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। तो व्यापक और प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में बहुत ज़्यादा व्याप्त है। लोगों का जीवन स्तर निम्न है। देश की चौथाई जनता गरीबी की रेखा से नीचे चली गई है, जीवन व्यतीत कर रही है, मतलब जिसे दोनों समय पेट भर के भोजन भी नहीं मिल पाता है। वहीं आप देखते हैं, वहीं जन्म और मृत्यु दर में अंतर अगर देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जिससे जनसंख्या की वृद्धि की दर जो है अपेक्षा ऊंची है। यहाँ माल्थस के सिद्धांत जो हैं पूरी तरह से लागू होता है, जिसमें यह कहा गया है कि जनसंख्या एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो उसको प्रकृति सूखा, अनावृष्टि, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक प्रकोपों से नियंत्रित करती है, और भारत में इस तरह के प्राकृतिक अवरोध सामान्य है। इस तरह भारत में जनाधिक्य की स्थिति विद्यमान है, और भारत एक प्रकार से उसमें जो जनाधिक्य है इसको ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं पे कोरोना जैसी महामारियाँ लगातार आती रहती हैं, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के एक प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से जनाधिक्य भारत में है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यून जनसंख्या की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन। तो डाल्टन महोदय ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने जनाधिक्य का सिद्धांत दिया था। पॉपुलर थ्योरी दी थी किसने? जनसंख्या को लेकर के वो माल्थस थे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल जो है ये एक प्रकार से आपके लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप अपनी को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इसके अलावा को करिकुलर परीक्षाओं के अलावा आप यहाँ पर एक प्रकार से अपने करियर संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे कि भाई क्या करने से नौकरी मिलती है, कैसे कैसे क्या होता है, पूरा स्टेप टू स्टेप मैं आपको वहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और को करिकुलर चैनल पर आपका ऐसे सेकंड सेमेस्टर में आप हैं तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बहुत सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिले होंगे, और बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को और समझे अच्छे तरीके से। भाई देखिए यहाँ पर क्या है, माल्थस डाल्टन का जो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है वो क्या कहता है, m बराबर a माइनस ओ बटे ओ। यहाँ पर यम जो है ये असंतुलन या मात्रा की कुव्यवस्था है यम, और वास्तविक जनसंख्या जो है वो a है, और o है अनुकूलतम जनसंख्या। ठीक है, यानी वास्तविक जनसंख्या मान लेते हैं आपकी 100 है। ठीक है, वास्तविक जनसंख्या 100 है, और इसमें आपको निकालना है अनुकूलतम या मात्रा की कुव्यवस्था निकालनी है। तो इसमें आपका यम बराबर मतलब कि मान लेते हैं कि भाई a आपका 100 है, 100 में से आपको घटाना क्या है, देखें अनुकूलतम जनसंख्या मान लेते हैं आपकी, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, वास्तविक जनसंख्या 100 किसी देश में है। ठीक है, और अनुकूलतम जनसंख्या कितनी है, मान लेते हैं 50 है। ठीक है, तो बटे 50 यहाँ पर कर देंगे। 50 में से आप इसको मतलब कि 50 इसमें घटाएंगे तो 50 होगा, 50 बटे 50 यानी कि 0 हो जाएगा, यानी एक बचेगा। यानी कि एक प्रकार से यम बराबर क्या है, 1। अब यम बराबर 1 आएगा, यानी कि अगर 1 आ गया, धनात्मक आ गया तो जनसंख्या मान लेते हैं थोड़ी ज़्यादा है, ऋणात्मक आ गया तो एक प्रकार से थोड़ा कम है अनुकूलतम जनसंख्या से। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर 1 या 0 आए तो मान लीजिए अनुकूलतम जनसंख्या है, ठीक ठाक है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अधिवासों के प्रकार तथा प्रतिरूपों में क्या अंतर होता है उसको बताएं। चलें, अधिवासों के प्रकार तथा प्रतिरूपों में क्या अंतर है फटाफट से आप बताएंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ हाउसेस। यानी अधिवासों के प्रकार तथा प्रतिरूपों में अंतर। हाउस यानी घर, यानी रहने के जो स्थान होते हैं उन्हीं को अधिवास कहते हैं। ठीक है,
तो मानवीय अधिवासों के प्रकार यानी टाइप्स तथा प्रतिरूप यानी पैटर्न्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। मानवीय अधिवास का प्रकार तो किसी मानवीय बस्ती के मकानों की संख्या और मकानों के बीच में जो पाई जाने वाली जो पारस्परिक दूरी होती है उसके आधार पर निश्चित कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एकाकी घर होते, कुछ सघन यानी घनी आबादी होती, कुछ अपखंडित एक प्रकार से अधिवास होते हैं। तो अधिवास के प्रतिरूप की अगर बात करें पैटर्न, तो इसका अर्थ किसी अधिवास की आकृति यानी शेप उसका कैसा है उससे लगाते हैं। बस्तियों के प्रतिरूप का निर्धारण गृहों का मार्गों की स्थिति के क्रम तथा व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे किसी बस्ती के सड़क अथवा नहर के किनारे कोई बस्ती बसी हुई है तो उसका एक प्रकार से जो प्रतिरूप होगा, उसका जो पैटर्न होगा वो रेखीय प्रतिरूप होगा, वो लाइनर पैटर्न की एक प्रकार से बस्ती होगी। नदी के किनारे, नहर के किनारे, सड़कों के किनारे जो बसी होंगी वो ऐसा होंगे, ठीक है। अगर एक झील के किनारे जो है एक बसी हुई है तो एक प्रकार से क्या होगी, वो दीर्घवृत्ताकार होगी, ठीक है। इस तरीके से यह बस्ती जो दो अथवा अधिक क्रॉस मार्गों पर यानी कि चौराहे पर बसी होंगी इस तरीके से स्थित होती है, उनका वर्गीकरण उसी आधार पर किया जाता है। तो जैसे किसी बस्ती सड़क और मतलब कि कोई बस्ती है वो सड़क अथवा नहर के किनारे बसी हुई है तो उसके कारण उसके प्रतिरूप को एक प्रकार से चौक पट्टी रूप यानी कि इस पर चोकर हार्ड पैटर्न बोलते हैं। इसी तरह से जो है रुपया या आकृतिक मतलब रूप और आकृति के आधार पर बस्तियां और अधिवास जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको मिलती हैं, बस्तियां मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, मकानों के प्रकारों को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, यानी कि मेंशंस द फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो मकानों के प्रकार कैसे हों यह तथ्य अनेक कारकों पर डिपेंड करता है। यहाँ उन मुख्य कारकों का उल्लेख किया जा रहा है जो मकानों के प्रकारों को प्रभावित करते हैं, और ये मुख्य रूप से कई कारक हैं इसके। पहली बात तो ये मकान बनाने में जलवायु यानी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। जैसे कि वर्षा की तीव्रता कितनी है, मात्रा कितनी होती वहाँ पर, यानी बर्फबारी कैसी होती, हिमपात, हवा कैसी है, औषधियों की दिशा कहाँ पर है, तापमान, सूर्य का प्रकार, ढाल की दिशा, ठीक है, भूमि का स्वरूप और सुलभता, जल प्राप्ति, ये सभी एक प्रकार से मकानों के प्रकार कैसे होंगे इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बहुत ज़्यादा बर्फबारी होगी तो वहाँ पर घर ऐसे इस तरीके से बनेंगे, इस तरीके के घर बनेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, ताकि बर्फ़ जो है वो ढलंग मतलब कि एक प्रकार से ढालू छत होंगे, ठीक है। कहीं पर एक प्रकार से मान लेते हैं वर्षा बहुत ज़्यादा होती तो भी ऐसे ही शेप में छत बनेंगे। सूर्य का प्रकार अगर होगा तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा करके छत बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से जिस तरीके से पूरा प्राकृतिक दशाएं होंगी उस तरीके से व्यक्ति घर बनवाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। खाद्य संग्रहण और पशुचारण अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए, बताएं। पशुचारण अर्थव्यवस्था और खाद्य संग्रहण वाली जो स्थिति बताएं, अथवा भोजन संग्रह अर्थव्यवस्था क्या होती समझाइए। व्हाट इज़ द फूड गैदरिंग इकोनॉमी एक्सप्लेन। तो मानव अपनी आदिम अवस्था के प्रारंभिक चरण में जब था तो अपनी उदर पूर्ति मतलब होता है उदर माने होता है पेट, पूर्ति माने पेट पालन के लिए वो जंगलों से वन उत्पादों का संग्रह करता था, यानी कि जंगलों की जो मटेरियल्स होते थे उनको इकट्ठा करता था। वर्तमान में विश्व में वन वस्तुओं के संग्रह जैसे प्राथमिक उद्यम पर मानव की निर्भरता केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही मिलती है। भूपटल के जिन क्षेत्रों में यह प्राथमिक उद्यम मिलते हैं उन क्षेत्रों के प्राकृतिक वातावरण का मानव पर प्रायः पूर्ण नियंत्रण मिलता है। साथ ही इन उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने जीवन यापन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थानों की ओर भ्रमण करना पड़ता था। जैसे आप देखते हैं जनजाति लोग जो थे एक जंगल में रहते थे, उस जंगल की जब खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती थी दूसरे जंगल में जाकर के बस जाते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक प्रकार से भ्रमण करते थे। H.F. ग्रेगर महोदय कहते हैं कि इन सदर में लिखा है इनके बारे में कि प्राचीन लोग जो आदिम लोग होते थे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, भोजन संग्रह करते थे और मत्स्य पालन करते थे, यानी कि एक प्रकार से मत्स्य यानी मछली पालन करते थे। ये सब मानव के प्राचीनतम व्यवसाय थे, मत्स्य पालन, संग्रह करना, शिकार करना। इस कारण से वो एक प्रकार से अपने पेट को पालते थे, ठीक है। इनमें से बहुत कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य किसी आर्थिक क्रियाकलाप की तुलना में अधिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही यह क्षेत्र जीवन यापन के लिए न्यूनतम आधार प्रदान करने वाले होते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये है कि जीवन यापन के लिए जो खाद्य संग्रहण था वो प्राचीन काल में एक प्रकार से शिकार पर डिपेंडेंट थे, वन संग्रह के पर डिपेंडेंट थे और एक प्रकार से मत्स्य उत्पादन पर डिपेंडेंट थे। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया,
प्रश्न है कि मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए, यानी क्लासीफाई ह्यूमन इकोनॉमी। मानव के जीविका उपार्जन की विधियों और क्रियाओं को 4 मुख्य वर्गों में आप बांट सकते हैं। तो मानवीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे करेंगे? प्राथमिक व्यवसाय एक होता है, प्राथमिक व्यवसाय एक होता है, द्वितीय श्रेणी का व्यवसाय एक होता है, तृतीय श्रेणी का व्यवसाय और एक होता है चौथी श्रेणी का व्यवसाय। अब प्राथमिक व्यवसाय क्या है, द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है, चतुर्थ क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखें, पहला होता है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में क्या होता है? भोजन एकत्रित करना होगा, यानी कहीं से भोजन के लिए चाहे शिकार करना या फिर कुछ करना, तो भोजन एकत्रित करना यह प्राथमिक व्यवसाय है मनुष्य का। दूसरा होता है शिकार करना, यानी कि आखेट, आखेट माने शिकार करना। तीसरा है आदिम ढंग का मछुआ कर्म करना। आदिम ढंग से मतलब कि प्राचीन तरीके से एक प्रकार से मछली वगैरह मारना या मछली पकड़ना, वो होता है आदिम ढंग का मछुआ कर्म। इसके अलावा वन काटना, जंगल की कटाई करना, ये जंगल से लकड़ियाँ काट करके शहरों की तरफ बेचना, यह भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। इसके अलावा पशुचारण, पशुचारण मतलब होता है पशुओं को रखना, पशुओं की देखभाल करना, पशुपालन करना, ये सब आता है। इसके अलावा आदिम प्रकार की कृषि करना। आदिम प्रकार की कृषि का मतलब क्या होता है? झूमिंग कृषि, मतलब कि काटो और जलाओ कृषि, यानी कि कैसे कृषि करना? जंगल में एक प्रकार से चूंकि लोग रहते हैं, तो जंगल में पहले लकड़ी को मतलब पूरी जंगल को काटेंगे, फिर जंगल में जो झाड़ियाँ होंगी उनको जला देंगे, पूरा एरिया साफ करेंगे और उस पर खेती करेंगे। और जब तक मिट्टी की उर्वरक क्षमता वहाँ पर होगी तब तक खेती करेंगे, और जैसे ही वहाँ की मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तुरंत उस स्थान को छोड़ देंगे और दूसरे स्थान पर जा करके खेती करने लगेंगे। वहाँ पर भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे, काटो जलाओ और उसके बाद में खेती करो। तो फिर वहाँ पर अगर खत्म हुआ फिर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो इसीलिए इस कृषि को काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। आदिम कृषि बेसिकली स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं इसको। आदिम कृषि को स्थानांतरणशील कृषि का मतलब ये होता है कि एक स्थान पर कुछ देर कृषि करेंगे, जब तक मिट्टी एक प्रकार से उपजाऊ है तब तक वहाँ पर काम करेंगे, नहीं छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है, ये होती है आदिम प्रकार की कृषि। इसके अलावा कृषि एग्रीकल्चर, आदिम ढंग का खनन करना, खुदाई मतलब कि जो खनिज वगैरह निकालना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप में मनुष्य के आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय है मनुष्य के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मनुष्य का जो दूसरा व्यवसाय है महोदय, वो एक प्रकार से होता है निर्माण उद्योग। जैसे मान लेते हैं आपने लकड़ी जंगल से काटी, अब उस लकड़ी काटने के बाद में आपने क्या बनाया? मेज़ बनाई, आपने कुर्सी बनाई उस लकड़ी से, ठीक है, आपने तख्ता बनाया, आपने बेड बनाया, आपने दरवाजे बनाए। तो ये सब क्या है? ये सब द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं, यानी जो आप जितने भी एक प्रकार से व्यवसाय करते, खास करके निर्माण उद्योग हो गया, विकसित खनन हो गया, यानी कि जो खुदाई करने की नई नई तकनीकी मशीनों का प्रयोग करके वो। इसके अलावा विशेषीकृत कृषि आप करते हैं, तमाम प्रकार के यूरिया, डाई, अमोनियम सल्फेट, इन सभी का प्रयोग करके जो खेती करते हैं, तो वो सब द्वितीयक में आता है। और विशेषकृत पशु उद्योग, जो पशुओं का उद्योग होता है, पहला उद्योग दूसरा था, आज का उद्योग दूसरा एक प्रकार से, तो ये द्वितीयक श्रेणी के उद्योग है, जो कि एक प्रकार से उद्योग, खास करके जो इंडस्ट्री होते हैं, जो उद्योग धंधे होते हैं, वो सब द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। तृतीयक श्रेणी में की अगर बात की है मनुष्य के क्रियाकलापों में, तो वो व्यवसाय आते हैं, जैसे परिवहन हो गया, परिवहन माने हो गया जैसे कि जो ट्रक, ट्रेन, जलमार्ग, हवाई जहाज, ये सब चलते हैं, सब परिवहन। दूसरे होते व्यापार, यानी कि व्यवसाय वगैरह, व्यापार करना। और तीसरा होता है संचार के साधन। संचार के साधन मतलब फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का विकास हुआ, ये सब हुआ। संचार, व्यापार और परिवहन, ये आपका तृतीयक श्रेणी का एक प्रकार से व्यवसाय है मनुष्य का। और चौथा व्यवसाय होता है भैया कौन सा? उच्च सेवाएं प्रबंध, जैसे कि प्रबंधन की सेवाएं, जैसे कि पुलिस प्रशासन हो गया, ठीक है, संसद हो गया, सरकारें हो गई, ये सब जैसे नियम कायदे बनाती हैं, तो ये सब चतुर्थक श्रेणी के व्यवसाय हो गए। शासन, सुरक्षा, रिसर्च, इसके अलावा वैश्विक स्तर का कोई काम करना, तो ये सब एक प्रकार चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय हो गए। तो ये 4 श्रेणियों में मनुष्य के व्यवसाय को आप बांट सकते हैं, जो कि एक प्रकार से अलग अलग व्यक्ति इन्हीं चारों कार्यों में संलग्न रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्थानांतरणशील कृषि से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने आपको समझाया, यानी कि व्हाट डू यू मीन, मतलब कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जो है माइग्रेटोरी कल्टीवेशन, यानी कि जो स्थानांतरणशील कृषि होती है इसके बारे में बताएं। स्थानांतरी कृषि या प्रवासी कृषि इसको कहते हैं। ठीक है, यह आदिम प्रकार की कृषि है जो मानव के द्वारा भोजन प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम आरंभ की गई थी। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्या होता है, आज भी, यानी जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है जंगल वगैरह में, वहाँ पर आज भी इस प्रकार की खेती करी जाती है। स्थानांतरी कृषि के लिए सबसे पहले क्या होता है, परिवार के मुखिया जो होते हैं उनके द्वारा भूमि का चुनाव किया जाता है कि भाई ये भूमि यहाँ पर हमको खेती करनी, तो परिवार का मुखिया जाकर के खेती चुनेगा। उसके बाद में क्या होगा, फिर उस वन क्षेत्र में जहाँ पर खेती मतलब कि स्थान चुन करके आया है वो बूढ़ा व्यक्ति या मुखिया व्यक्ति, वहाँ पर जो घास फूस होंगी, जो झाड़ियाँ होंगी, उनको काटा जाएगा, उनको जला करके साफ किया जाएगा और साधारण कृषि उपकरणों की सहायता से मिट्टी को खोद करके बीजों को उसमें बो दिया जाएगा। कुछ वर्ष के बाद में जब भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाएगी बोते बोते, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक नई जगह पर एक ऐसे नए खेत की तलाश करेंगे जो मुखिया होंगे, और बार बार कुछ वर्ष के बाद में स्थान परिवर्तन करता रहेंगे। अतएव इस प्रकार की कृषि जो होती है स्थानांतरित कृषि कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर स्थान लगातार बदलता रहता है। ठीक है,
एक दो साल कृषि होती है, एक दो फसल काटी, उसके बाद में वहाँ पर फिर दोबारा फसल अगर अच्छी नहीं हो रही फिर दूसरे स्थान पर चुनाव करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि खेतों की तो कमी है नहीं, जंगल में तुरंत झाड़ी काटो तुरंत खेत बन गया। तो इस तरीके से ये इसी को बोलते हैं स्थानांतरशील कृषि। जनजाति वगैरह में कृषि प्रायः बहुत ज़्यादा होती है। विश्व में अगला प्रश्न आपसे बन सकता है भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये स्थानांतरशील कृषि वाला, हमेशा आता है। विश्व में स्थानांतरशील कृषि के विभिन्न नामों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इस स्थानांतरशील कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। स्थानांतरित कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के उष्ण व आर्द्र भागों में आदिम जातियों के द्वारा यानी कि पुरानी जातियों के द्वारा या जनजातियों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार की कृषि निम्नांकित क्षेत्रों में की जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जो गर्म हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र गर्म हैं, उनके उष्ण और आर्द्र, आर्द्र माने होता है ऐसा एरिया जहाँ पर बारिश भी होती है। तो जहाँ पर गर्म होगा वहाँ पर बारिश होगी। गर्म और बारिश का एक प्रकार से क्या संबंध है, मैंने आपको कई बार समझाया है। ठीक है, देखिए गर्म एरिया में बारिश इसलिए होती है क्योंकि क्या होता है, वातावरण जब गर्म होता है तो गर्म हवाएं हल्की होती हैं, ऊपर उठती हैं। ऊपर चूंकि ठंडी हवाएं हैं तो उनसे जाकर के जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से मिलती हैं तो उनका वाष्पीकरण होता है और एक प्रकार से वो हवाएं बूंदों में बन जाती हैं। जब वो हवाएं जल की बूंदें बन जाती हैं और बादल का निर्माण होता है तो वही बारिश भर जाती है। इसको संघनन बारिश कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बारिश तो ये होती है कि भाई समुद्र से एक प्रकार से, समुद्र में क्या होता है जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है समुद्र से जो भाप होती है निकल करके ऊपर उठती है। अब वही भाप जो है ऊपर उठती है और थोड़ी दूर जा करके फिर वही बारिश हो जाती है। कुछ जंगलों से ऐसी बारिश होती है। तो ये सब बारिश होती हैं और उसी को आर्द्र एरिया बोलते हैं। ऐसे एरिया जहाँ पर पानी भी बरसे और गर्मी भी ज़्यादा पड़े उसी को उष्ण आर्द्र एरिया बोलते हैं। तो प्रायः ये स्थानांतरशील कृषि ऐसे ही एरिया में की जाती है। पहली बात तो मध्य अफ्रीका का जो एरिया है वहाँ पर खूब अधिक मात्रा में होती है। यह स्थानांतरित खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है मध्य अफ्रीका का क्षेत्र, जहाँ यहाँ ये जायरे बेसिन, जायरे एक नदी है, जायरे बेसिन में इस तरह की कृषि बड़ी की जाती है। इसके अलावा कांगो बेसिन, कांगो भी एक नदी है, गैबन, गिनिया, घाना, अंगोला, नाइजीरिया, कैमरून, जैम्बिया, जिम्बाब्वे, इन सभी देशों में इस प्रकार की कृषि करी जाती है। तो कुछ नदियों किनारे और कुछ जंगलों में ये खेती करी जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा एरिया है दक्षिणी पूर्वी एशिया का एरिया, वहाँ पर भी ऐसी कृषि करी जाती है। इस क्षेत्र में भारत के जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं, उत्तरी पूर्वी भाग भारत में, जैसे कि भारत के उत्तरी पूर्वी उत्तरी पूर्वी भाग का मतलब ये हो गया, देखिए ये भारत है अपना, ये भारत है। ठीक है, अब इस भारत की अगर बात की तो उत्तरी पूर्वी एरिया, उत्तरी पूर्वी मतलब कि पूरब एरिया कौन सी हो गई, ये सब। अब ये उत्तरी पूर्वी एरिया में जैसे कि इधर आ जाएगा ये वाला एरिया, ये सब जितना एरिया है ये सब वाला ये एरिया, यानी कि सिक्किम और ये सब मतलब कि क्या बोलते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया, यहाँ पर कुछ कम मात्रा में, यहाँ तो नहीं होती है, लगभग इसी वाले एरिया में, यानी उत्तरी पूर्वी एरिया यानी ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर कृषि खूब अधिक मात्रा में होती है, इस तरीके की कृषि। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में म्यांमार में, वियतनाम में, म्यांमार वियतनाम आप जानते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, इन सभी देशों में स्थानांतरितशील कृषि करी जाती है। अब वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड अगर आप ना जानते हो, थोड़ा सा मैं अगर आप कहें तो मैं दिखा दूं आपको थाईलैंड मलेशिया कहाँ पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कृषि जो स्थानांतरशील कृषि होती है उसको मैं आपको समझा दूँ बेसिकली नक्शे के माध्यम से, तब आपको एक प्रकार से और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले मैं आपको अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ, ओह मान लेते हैं ये अपना भारत है। क्लियर, ठीक है, ये क्या है भैया, ये अपना भारत है। अब यहाँ पर जो एरिया आपको दिख रही है महोदय, ठीक है, कौन सी एरिया, ये जो एरिया दिख रही है आपको, ये देखें यहाँ पर जो उत्तरी पूर्व मतलब उत्तरी पूर्वी भारत बताया था, तो उत्तरी पूर्वी भारत मतलब कि ये वाले जो एरिया आपको दिख रहे हैं यहाँ पर खेती खूब होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, देखिए म्यांमार ये बर्मा वाला एरिया है, इसके नीचे आप जाएंगे इधर वाले एरिया में, इधर जितना देश पड़ेगा यहाँ पर म्यांमार थाईलैंड इधर पड़ेगा, तो ये बर्मा में भी। और चूंकि बर्मा किनारे या नागालैंड है अपना, बांग्लादेश के कुछ इलाकों में, वेस्ट बंगाल में, इधर देखेंगे तो आप सिक्किम वगैरह में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी एरिया में खेती होती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये आपकी होती है इलाका खास करके दक्षिणी पूर्वी एशिया में। ठीक है, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इन सभी देशों में यह स्थानांतरणशील कृषि करी जाती है। इसके अलावा मैं और अगर आपको बताऊं, और जैसे दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका के देशों में भी ये कृषि करी जाती है। खास करके अगर दक्षिणी और मध्य अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न बेसिन जो है, अमेज़न के जो नदी का इलाका है, उसके घने जंगलों को साफ करके इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके अलावा इस प्रकार की कृषि कोलंबिया तथा इक्वेडोर में भी करी जाती है। उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको तथा वेस्ट इंडीज के कुछ भागों में स्थानांतरित कृषि करी जाती है। तो ये होती है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, देखिए इसी को झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। झूमिंग क्या है, स्पष्ट करें तो व्हाट इज़ झूमिंग, क्लेरिफाई। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, खास करके असम में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सभी में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इस तरह की कृषि करने वाले किसान को झूमिया कहते हैं। और झूम या झूमिंग कृषि भारत के पश्चिमी घाट पर भी आपको खूब मात्रा में देखने को मिलती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आप देखेंगे झूमिंग कृषि होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारत में झूमिंग कृषि के एक प्रकार से नमूने देखे गए हैं। इसके अलावा भारत में स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि की प्रक्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। जैसे भूमि का पहले चुनाव किया जाता है, फिर उसके बाद में वन और झाड़ियों को काट करके, जला करके साफ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में सूखी हुई घास से झाड़ियों को काट करके एक प्रकार से दोबारा से जला करके राख में उसको बदल दिया जाता है। फिर देवी देवताओं की पूजा करी जाती है। उसके बाद में बलि प्रथा, बहुत सारे जनजाति के लोग बलि देते हैं खेती को करने के पहले। फिर उसके बाद बीजों को ज़मीन में खोद करके बो देते हैं, खरपतवारों को नष्ट करते हैं, फसलों को काट करके अनाज प्राप्त करते हैं। उसके बाद में अंत में जो एक प्रकार से जब अनाज घर में रख लेते हैं, उसके बाद में उत्सव मनाते हैं और दावतें देते हैं, एक दूसरे को भोजन खिलाते हैं, नाते रिश्तेदारों को। कुछ वर्षों के पश्चात फिर नए खेत का चुनाव करते हैं और फिर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। झूम चक्र जो है, झूम साइकिल चलता रहता है और इस तरीके से इस कृषि को स्थानांतरणशील कृषि, काटो और जलाओ कृषि, झूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, मतलब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन से भैया, विश्व को सांस्कृतिक परिमंडलों में विभक्त कीजिए, यानी कि डिवाइड वर्ल्ड इन कल्चरल, मतलब कि रिलीम्स। तो कई विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल हैं जिसको एक प्रकार से विद्वानों ने बांटा है। पहला सांस्कृतिक मंडल है दक्षिणी एशियाई का परिमंडल, दूसरा है अरब मुस्लिम परिमंडल, तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशियाई परिमंडल, आपका चौथा है पूर्वी एशियाई परिमंडल, पांचवा है अफ्रीकी परिमंडल, छठा है ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल, सातवां है पश्चिमी यूरोपीय परिमंडल। ठीक है, तो ये विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल है जो कि संस्कृतियां सभी की एक सेम है उस तरीके के। पूर्वी यूरोपीय परिमंडल, आंग्ल अमेरिकी परिमंडल, ठीक है, लैटिन अमेरिकी परिमंडल और प्रशांत महासागरीय परिमंडल। तो ये 11 परिमंडलों में एक प्रकार से विश्व के सांस्कृतिक प्रदेशों को बांटा गया है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछा गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सांस्कृतिक उपागम क्या है बताएं, व्हाट इज कल्चरल अप्रोच। तो भौगोलिक अध्ययन का मूल उद्देश्य होता है पृथ्वी के तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली जो भिन्नता है उसका अध्ययन करना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वीडियोज़ में लगातार देता रहता हूँ। ठीक है, सॉरी। तो ये एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली भिन्नता का साकारण विश्लेषण करना होता है एक प्रकार से सांस्कृतिक उपागम। अतः भारत भूगोल, मतलब मानव भूगोल के तथ्यों की व्याख्या में क्षेत्रीय उपागम का प्रमुख स्थान है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक तथ्यों, खास करके मानव के द्वारा निर्मित अथवा संशोधित जो तथ्य हैं उन्हीं को सांस्कृतिक तथ्य कहते हैं। उसके क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि उनकी स्थानिक भिन्नता और उससे उत्पन्न प्रतिरूपों का स्पष्टीकरण हो सके। इस उपागम के द्वारा सांस्कृतिक तत्व जैसे कि जनसंख्या, ये सांस्कृतिक तत्व में आती है।
आपका गृह यानी घर, गांव, नगर, गेहूं की कृषि, लोहा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि अथवा तत्व समूह जैसे कृषि, व्यापार, खनन, उद्योग, यातायात आदि की क्षेत्रीय वितरण का विश्लेषण किया जाता है। तो इन सभी का अध्ययन सांस्कृतिक परिमंडल या सांस्कृतिक उपागम यही होता है, जिसमें एक प्रकार से मनुष्य चूंकि संस्कृतियों का निर्माण स्वयं करता है। जो मनुष्य की भौतिक संस्कृतियाँ होती हैं उसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर मनुष्य की संस्कृतियाँ अलग अलग होती हैं, चूँकि अलग अलग दिमाग अलग अलग जगहों के लोगों के पास होता है और अपने हिसाब से वो अपनी बुद्धि का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करके अपनी सांस्कृतिक परिमंडल को एक प्रकार से बदलते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर इस तरीके के परिमंडल आपको देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक भूदृश्य तथा सांस्कृतिक भूदृश्य के बीच में क्या अंतर है इसको बताएं। यानी कि गिव डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल लैंडस्केप एंड कल्चरल लैंडस्केप। उत्तर, प्राकृतिक भूदृश्य प्राकृतिक कारकों से निर्मित दृश्य भूमि होती है जिसमें दृष्टिगोचर हो रही है भू आकृतियों की रचना प्राकृतिक घटनाओं के फलस्वरूप होती है। जब मानव अपने हस्तक्षेप के द्वारा क्रियाकलापों में से इन्हें रूपांतरित कर देता है तब यहाँ पर मानव निर्मित भूदृश्यों का प्रादुर्भाव हो जाता है और ऐसी दृश्य भूमि सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाती है। कुल मिलाकर के जो वातावरण के द्वारा मिली है वो प्राकृतिक भूदृश्य होती है और जो मनुष्य ने प्राकृतिक एक प्रकार से प्रकृति के उसमें हस्तक्षेप करके अपना बना लिया है तो वो एक प्रकार से सांस्कृतिक भूदृश्य में आता है। प्राकृतिक भूदृश्य में क्रियाशील होकर के मानव सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, किंतु सांस्कृतिक भूदृश्य में परिवर्तन की प्रवृत्ति ज़्यादा तीव्र पाई जाती है क्योंकि इसमें मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट होता है। इन दोनों भूदृश्यों में काफ़ी अंतर पाया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक परिदृश्य जो होता है वो प्रकृति के द्वारा स्वयं प्राप्त होता है, जबकि जो ये मानव निर्मित होता है उसी को सांस्कृतिक परिदृश्य कहते हैं। जबकि मनुष्य जो होता है वो प्राकृतिक परिदृश्यों में हस्तक्षेप करता है, उसमें अपने विज्ञान का, अपने टेक्नोलॉजी का, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उसको चेंज करता है। जैसे मान लेते लकड़ी थी, जंगल था, अब जंगल एक प्रकार से प्राकृतिक परिदृश्य है या लकड़ी प्राकृतिक परिदृश्य है। उस लकड़ी से कुर्सी बनाना, मेज बनाना, बेड बनाना, सोफा बनाना, कूलर बनाना, या कूलर नहीं बनती है लकड़ी से, बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। तो लकड़ी से मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से टेबल बनाया। अब प्रकृति के द्वारा तो भाई पेड़ मिला है, अब पेड़ का प्रयोग करके आप क्या क्या बनाते हैं, जंगला बनाएंगे, खिड़की बनाएंगे, रोशनदान, झरोखा बनाएंगे। ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार से मनुष्य का प्राकृतिक परिमंडल का प्रयोग करके, प्राकृतिक परिदृश्य का प्रयोग करके उसने अपने हिसाब से उसको सांस्कृतिक परिदृश्य में ढाला। ठीक है, तो पहली बात, प्राकृतिक भूदृश्य के घटकों में प्राकृतिक क्रियाओं की पूर्ण भूमिका होती है, जबकि सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। दूसरा अंतर यह है कि प्राकृतिक भूदृश्य सामान्यतः जनहीन भूभाग होता है, जबकि सांस्कृतिक भूदृश्य मानव के द्वारा अधिवासित भाग होता है। तीसरा अंतर यह है कि प्राकृतिक भूदृश्य सांस्कृतिक भूदृश्य का आधार होता है, यानी कि सांस्कृतिक भूदृश्य एक प्रकार से जो है सांस्कृतिक भूदृश्य का मकान जो होता है वो प्राकृतिक भूदृश्य पर ही बनता है। कुल मिलाकर के प्राकृतिक भूदृश्य ना हो तो सांस्कृतिक भूदृश्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, जिस पर सांस्कृतिक तत्वों का विकास होता है प्राकृतिक भूदृश्यों पर। चौथा अंतर यह है कि प्राकृतिक भूदृश्य का संरक्षण किया जाता है, जबकि सांस्कृतिक भूदृश्य के स्वरूप के मानव कल्याण की दृष्टि से व्यवस्थित तथा संतुलित करने पर विशेष बल दिया जाता है। कुल मिलाकर के ये है प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस प्रेजेंटेड बाय ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण। ग्रिफिथ टेलर ने बालों की बनावट, खोपड़ी की सूचकांक तथा अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर विश्व की 7 प्रजातियों के बारे में बताया कि विश्व में 7 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें पहली प्रजाति होती है, पहली प्रजाति भैया आपकी निग्रिटो प्रजाति। निग्रिटो प्रजाति की अगर बात की है तो इनका सिर जो होता है बहुत पतला होता है। निग्रिटो प्रजाति का सिर कैसा होता है, बहुत पतला होता है, और वर्तमान में कुछ एकांत व दूरस्थ क्षेत्रों में सीमित मात्रा में निग्रिटो प्रजाति रह गई हैं। इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि जो निग्रिटो प्रजाति के लोग होते हैं उनका त्वचा का जो रंग होता है महोदय वो चॉकलेटी कलर का होता है, यानी चॉकलेटी से काला भी होता है खूब ज़्यादा। दूसरा होता है शरीर का कद इनका जो होता है लगभग 140 से 158 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके अलावा इनकी नाक जो होती है चपटी होती है। ठीक है, बाल जो होते हैं इनके बड़े घने होते हैं और छल्लेदार बाल होते हैं। जबड़ा इनका आगे की ओर निकला हुआ होता है। सिर जो होता है बहुत पतला होता है। ठीक है, ये होती हैं आपके निग्रिटो प्रजाति। ठीक है, निग्रिटो प्रजाति ये होती हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी प्रजातियां होती हैं नीग्रो प्रजाति। नीग्रो प्रजाति की बात की तो इनका सिर जो होता है लंबा होता है। इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है नीग्रो प्रजाति में
नीग्रो प्रजाति में ये होता है कि त्वचा का रंग जो होता है एकदम से काला होता है और कद इनका 172 सेंटीमीटर से लंबे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। नाक इनकी चौड़ी होती है और चपटी होती है। बाल लंबे और घुंघराले होते हैं। जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है। खोपड़ी सूचकांक 70 से 72 तक होता है इनका। जैसे आप देखते हैं ये नीग्रो प्रजाति जो होते हैं बेसिकली ये जो है जो लंबे लंबे क्रिस गेल जैसे होते हैं वो उसी में शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पॉइंट, अगले प्रजाति है वो है ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति। ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति में क्या होता है, इनका सिर लंबा होता है और उभरा हुआ होता है। प्रमुख शारीरिक विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इनकी त्वचा का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, कत्थई तथा गहरा काला होता है। शरीर का कद जो है इनका 159 से 169 सेंटीमीटर होता है लंबा। नाक साधारण चौड़ाई की होती है। बाल ऊन के समान घुंघराले होते हैं। जबड़ा कुछ आगे की ओर इनका निकला हुआ होता है। ये होते हैं आपके ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति। चौथी प्रजाति जो ग्रिफिथ टेलर ने बताई वो होती भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय यानी कि जिसको आप मेडिटेरियन सी के एरिया के जो लोग हैं उनके, तो इस प्रजाति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनके त्वचा का रंग जो होता है हल्का भूरा होता है और श्वेत वर्ण के होते हैं, यानी सफ़ेद होते हैं, गोरे होते हैं। शरीर का कद 160 से 170 सेंटीमीटर लंबा होता है। नाक की मझली और लंबी, नाक जो होती है मझली और लंबी होती है। बाल घुंघराले होते हैं। जबड़ा कुछ आगे की ओर निकला हुआ होता है। इसके अलावा खोपड़ी सूचकांक इनका 74 से 77 तक होता है। तो ये होते हैं आपके भूमध्य सागरीय इलाके के लोग। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं पांचवी जो प्रजाति उन्होंने बताई ग्रिफिथ टेलर ने, वो होते नार्डिक प्रजाति। नार्डिक प्रजाति जो होती है मध्य से रखने वाली, इस प्रजाति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इनमें हल्के भूरे रंग के और श्वेत रंग की त्वचा होती है। शरीर का कद 156 से 168 सेंटीमीटर होता है। नाक लंबी होती है, गरुड़ के समान होती है लंबी नाक। बाल लहरीदार होते हैं। जबड़ा चपटा होता है। खोपड़ी का सूचकांक 76 से 82 होता है इनका। ठीक है, ये आपकी पाँचवीं जनजाति है, मतलब पाँचवीं प्रजाति है ग्रिफिथ टेलर ने जो बताया। छठी प्रजाति जो ग्रिफिथ टेलर ने बताया वो है एल्पाइन प्रजाति। एल्पाइन प्रजाति की बात करें तो चौड़े सिर वाली प्रजाति होती है ये। ठीक है, इसका त्वचा का रंग जो होता है हल्का भूरा होता है, श्वेत रंग के होते हैं, यानी गोरे होते हैं एल्पाइन प्रजाति के लोग। शरीर का कद इनका 156 से 165 सेंटीमीटर तक होता है। नाक पतली होती है। बाल सीधे होते हैं। जबड़ा सामान्य होता है। खोपड़ी का सूचकांक 82 से 85 सेंटीमीटर होता है, मतलब 85 होता है। सातवें प्रजाति है मंगोलिक प्रजाति। मंगोलिक प्रजाति जो होती है लगभग गोल सिर वाली होती है। इस प्रजाति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, त्वचा का रंग हल्का भूरा होता है, श्वेत और पीले रंग के होते हैं। जैसे चाइना के लोग जो होते हैं वो मंगोलाइड प्रजाति हैं, मंगोली प्रजाति। शरीर का कद इनके 155 से 164 सेंटीमीटर होता है। नाक पतली होती है। बाल सीधे और चपटे होते हैं। जबड़ा भीतर की ओर धंसा हुआ होता है। खोपड़ी का सूचकांक 85 से 90 तक होता है। ये एक प्रकार से प्रजातियों का वर्गीकरण ग्रिफिथ टेलर ने किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रजाति ये होंगी। प्रजाति को परिभाषित कीजिए। प्रजाति क्या है भाई, प्रजाति की परिभाषा दीजिए। डिफाइन रेस, रेस किसे कहते हैं? तो प्रजाति की परिभाषा देखिए, प्रजाति शब्द की अगर बात की तो एक जैविक विचार है प्रजाति शब्द। प्रजाति के बारे में वैज्ञानिक एकमत नहीं है। प्रजाति समान गुण या गुण समूह वाले लोगों को कहते हैं। एक भाषा व कई पीढ़ियों से एक ही स्थान पर रहने वाले मानव समूह को प्रजाति कह सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक प्रजातियों को धर्म से संबंधित मानते हैं, जैसे कि यहूदी प्रजाति, हिंदू प्रजाति, मुस्लिम प्रजाति, ये सब कुछ लोग मानते हैं। मानव शास्त्रियों के द्वारा प्रजाति की व्याख्या इस प्रकार से करी गई है। मानव प्रजाति, जो मानव शास्त्रियों कहते हैं कि प्रजाति मानव जाति का एक मुख्य भाग है जो इस नस्ल की शारीरिक विशेषताओं से चिन्हित है। कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई प्रजाति की परिभाषा निम्नलिखित है, यानी कि प्रजाति बेसिकली शारीरिक ढांचे के अकॉर्डिंग होती है, धर्म और इसके अकॉर्डिंग प्रजाति नहीं बांटी जा सकती। ठीक है, क्रोबर महोदय की अगर बात किया है तो क्रोबर महोदय का मत है कि प्रजाति एक प्रमाणित जैविक संकल्पना, जैविक मतलब शारीरिक संरचना शरीर के हिसाब से बनती है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजातीय गुण और उप समूह के द्वारा जुड़ा हुआ है, और यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये सांस्कृतिक सामाजिक अवधारणा नहीं, धार्मिक अवधारणा नहीं है, ये शारीरिक अवधारणा है, जैविक संकल्पना है, ऐसा क्रोबर ने बताया। हाइडन महोदय कहते हैं कि प्रजाति किसी वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है जिसकी समान विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, और यह एक जैविक नस्ल होती है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से बिल्कुल अलग होता है। यानी कि इसमें शारीरिक ढांचा जो है उनका कद काठी, नखुना, मतलब कि नाक, कान, आँख, त्वचा, ये सब एक जैसी होती है, बाल एक जैसे होते हैं, वो प्रजाति कहते हैं उसको। ठीक है, वस्तुतः कहा जा सकता है कि प्रजाति एक मानव वर्ग है। ठीक है, जिसके सब मनुष्यों की शारीरिक रचना के बाह्य लक्षण, जैसे शरीर का कद उनका कैसा है, एक जैसा होगा, त्वचा का रंग एक जैसा होगा, सिर की बाई चौड़ाई
ऊंचाई एक जैसी होगी, लंबाई चौड़ाई एक जैसी होगी, बालों की आकृति एक जैसी होगी, नेत्र की आकृति, रंग, होठों की मोटाई, नाक का आकार, ये सब एक जैसे होते हैं, वो एक प्रजाति कही जाती है। शारीरिक लक्षणों की ये समानताएं पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलती रहती हैं, जिन्हें जीन्स कहा जाता है। ठीक है, जीन्स के कारण ही मानव के शरीर रचना व मस्तिष्क बनते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग शारीरिक ढांचे, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे अगली प्रजाति के बारे में जान लेते हैं कि भाई प्रजाति ये है आपकी बुशमैन। बुशमैन जनजाति है, विश्व के स्तर की जनजाति है। बुशमैन क्या है? बुशमैन के निवास क्षेत्र का वर्णन कीजिए। देखिए, बुशमैन की अगर बात की जाए तो दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नाम की जो आखेटक जाति, आखेटक माने शिकार करने वाली जो जाति है, वो रहती है। कुछ शताब्दियों पहले ये लोग अधिक विस्तृत भूभाग पर फैले हुए थे। इसके बाद में क्या हुआ, जो है बसुटोलैंड, नैटाल और दक्षिणी रोडेशिया, पूर्वी टंगानिका और पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर ये लोग फैले हुए थे पहले। जो है बुशमैन प्रजाति के लोग, बुशमैन जनजाति के लोग। पुरातत्व विभाग या विज्ञान के साक्ष्यों के द्वारा यह बात प्रमाणित होती है कि बाद में नीग्रो कृषक प्रजातियां इनके क्षेत्र पर अधिकार कर लेती हैं और आखेटक लोग स्थानांतरित होकर के यहाँ से सिकुड़ते केवल कालाहारी मरुस्थल में जाकर के बस जाते हैं। बांटू, नीग्रो और जो है हॉटेंटाट नीग्रो प्रजातियों के आक्रमण से क्या हुआ तथा दक्षिणी अफ्रीका में जाकर के बसने वाली यूरोप की गोरी जातियों के आक्रमण से बुशमैन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली गई है और आधुनिक काल में इनकी संख्या जो है वो 10,000 से भी कुछ कम बताई जाती है। ठीक है, यानी बुशमैन प्रजाति लगभग अपने खात्मे की ओर बताई जा रही है। बुशमैन लोगों का प्रदेश जो है वो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, यानी कि ये पृथ्वी है तो यहाँ पर मान लेते आपका दक्षिण अमेरिका देश है, मतलब कि अमेरिका महाद्वीप है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप होता है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ पर एक प्रकार से विषुवत रेखा जाती है यहाँ से। ठीक है, विषुवत रेखा यहाँ से जाती है। ठीक है, यहाँ पर अफ्रीका बीच में पड़ता है, तो यहाँ से एक प्रकार से फिर नीचे से जाती मकर रेखा। ठीक है, तो यहीं पर 18 डिग्री, 0 डिग्री ये है, 18 डिग्री ये है, 18 से लेकर के 24 डिग्री, यानी इस एरिया में आप देखते हैं, इस एरिया में, और ये अफ्रीका वाले एरिया में खास करके यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जनजातीय निवास करती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार 18 दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बेचुआना लैंड में स्थित है। यहाँ ओकावांगो नदी पड़ती है उसी के, तथा एक मतलब कि एक जो है नगामी झील पड़ती है। नगामी झील या नगमी झील के दलदली भागों में लिम्पोपो नदी पड़ती है और निसोब नदी। उसी के क्षेत्रों में बुशमैन एक प्रकार से बड़े ही विरल मात्रा में, यानी कि अलग अलग स्थानों पर यहीं पर रहते हैं, विरल मात्रा में बसे हुए हैं, क्योंकि आखेट के द्वारा जीविका निर्वाह के साधन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से अब ज़्यादा उपस्थित नहीं, इसलिए इनकी विरल जनसंख्या में लोग रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते जंगलों वगैरह में। पिग्मी के बारे में बताएं, पिग्मी क्या है? पिग्मी भी एक जनजाति ही विश्व स्तर की। आवास और सज्जा व्यवसाय पर टिप्पणी करें इनके पिग्मी के बारे में। देखिए, पिग्मी लोगों को आखेट की खोज में और मछलियों तथा जंगली पदार्थों के आविष्कार में घूमना पड़ता है, इसलिए वे कोई अस्थायी गांव बसा करके नहीं रह पाते हैं। पक्के मकान बनाना इनके लिए बिल्कुल बेकार है, चूँकि ये लोग एक जगह टिकते नहीं हैं। अतः ये लोग आदिम प्रकार की झोपड़ियाँ में निवास करते रहते हैं। इनकी झोपड़ी की आकृति मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, जिसका व्यास लगभग 2 मीटर होता है और ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। झोपड़ी का प्रवेश द्वार जो होता है एक छिद्र के समान होता है, केवल 50 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, जिसमें चारों हाथ पैरों को से घुटने के बल में रेंग करके अंदर जा सकते हैं आप। इस तरीके के घर ये लोग बनाते हैं कि आप खड़े होकर के अंदर नहीं जा सकते, आप बैठ करके दोनों पैरों पर हाथों के माध्यम से आप जैसे मतलब चारों पैर जैसे जानवर जाते, कुत्ते बिल्ली, ऐसे जा सकते हैं आप। वृक्षों की शाखाओं की अगर बात की जाए तो वृक्षों की शाखाओं को भूमि में गाड़ करके उनसे अर्धवृत्ताकार ढांचा बना लेते हैं, यानी कि इस तरीके से अर्धवृत्ताकार मतलब इस तरीके से ढांचा बना लिया जाता है और उसे पत्तियों के द्वारा ढाप देते हैं, इस पर पत्ती उत्ती लगा करके इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर एक गोलाकार ऐसे छेद बना देते हैं, तो ये एक प्रकार से आपका हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की 10-12 झोपड़ियों का एक अस्थायी गांव हो जाता है, और कभी कभी किसी अस्थायी निवास में 20-25 झोपड़ियाँ भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी रहती। यहाँ पर इससे गोलाकार एक बन गया गृह, और यहीं पर लोग एक प्रकार से इसी में रहते हैं। ठीक है, इस तरीके के घर बनाते हैं लोग। ये होते कौन से भैया? ये होते हैं आपके जो है पिग्मी जनजाति। अगली जनजाति है आपकी, वो है भैया एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति की अगर बात करें तो एस्किमो की आवास व्यवसाय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हाउसेस ऑफ एस्किमोज।
ऐसे प्रदेश में जहाँ विकास की संभावनाएं बहुत कम हैं, वहाँ की जलवायु प्रतिकूल है, मिट्टी का अभाव है, कमी है, लकड़ी नहीं मिलती जहाँ पर। यहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण किया करते हैं। जब तक एक स्थान पर शिकार की कमी पड़ जाती है तो दूसरे स्थान को जाते हैं, और इसके परिणामस्वरूप सुविधा के लिए कोई भी संपत्ति नहीं रखी जाती इनके लिए। मतलब ये लोग संपत्ति रखते नहीं हैं, चूँकि इनको अलग अलग स्थानों पर जाना रहता है। ग्रीष्मकाल में एस्किमो चमड़े के बने शिविर में निवास करते हैं, जिन्हें ट्यूपिक कहा जाता था। ये लोग 50 से 60 सील मछलियों के चमड़े को एक में मिला करके, जो सील मछली होती है उनके चमड़े को मिला करके 50-60 सील मछलियों को पकड़ते हैं। उनके चमड़े को एक में सिल करके लट्ठों के ढांचे पर फैला देते हैं। सर्द ऋतु यानी कि जब ठंडी आती है, एक प्रकार थोड़ा सा शीतलता आती है, तो ये लोग एक प्रकार से इस शिविर को छोड़ देते हैं और अधिक गर्म घर का निर्माण कर लेते हैं, जिनकी दीवारें पत्थर की बनाते हैं और छतें चूने के पत्थर के टुकड़ों से बनाई जाती हैं, जिसके ऊपर घास डाल देते हैं। और घास के ऊपर ग्रीष्म ऋतु में प्रयोग किए जाने वाले जो चरम निर्मित शिविर होते हैं उसको फैला देते हैं, जो उसने बनाया था, मतलब जो मछलियों से बनाते हैं। इस निवास के अंदर भी सील मछली के चमड़े को मढ़ देते हैं। इस प्रकार के बने निवास को इग्लू कहा जाता है। ठीक है, जब यह निवास बर्फ़ से पूरी तरह से ढक जाता है तो थोड़े समय के लिए के पश्चात इसे त्याग दिया जाता है। इस तरीके से ये लोग एक प्रकार से रहते हैं। कौन लोग? जो है एस्किमो लोग। ठीक है, आगे देखते हैं मसाई जनजाति की विशेष जीवन शैली पर चर्चा करें। मसाई की अगर बात की है तो निवास गृह और ग्राम के हिसाब से देखें तो मसाई जाति के लोग झोपड़ियों में निवास करते हैं। प्रत्येक पत्नी की अपनी अलग अलग झोपड़ियाँ होती हैं। ठीक है, चूँकि इसमें कई पत्नियाँ होती हैं मसाई लोगों में, तो हर एक पत्नी के लिए अलग अलग झोपड़ी का निर्माण होता है। इसका निर्माण, देखभाल और सुरक्षा वह स्वयं करती हैं। झोपड़ी घास, बाँस और गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। इनकी छतों को बैल के चमड़े से ढक लिया जाता है। दरवाजे का निर्माण मोटे चमड़े से किया जाता है। झोपड़ियों में प्रायः अंधेरा रहता है। दीवार तथा छतों में कुछ छेद केवल प्रकाश और हवा के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि हवा और प्रकाश आता रहे। इन छिद्रों का खराब मौसम तथा रात्रि के समय खोल दिया जाता है। सोने का स्थान द्वार से बिल्कुल दूर मचान पर होता है, जिस पर बैल की खाल बिछी होती है और वहीं पर ये लोग लेटते हैं, सोते हैं। 20 से 50 तक झोपड़ियों के एक पड़ाव को, यानी 20-50 झोपड़ी की एक पड़ाव होता है, उसको क्राल कहा जाता है संयुक्त रूप से। क्राल एक दल अथवा परिवार का समूह होता है। ये क्राल अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। नवीन पड़ाव बनाने से पूर्व नए विस्तृत चारागाह तथा जलपूर्ण स्थान खोज लेते हैं, जहाँ पर जल भी मिले और पशुओं को चराने की जगह भी मिल जाए, नदी इलाका मिल जाए, भोजन पानी की व्यवस्था मिले, वहीं पर जाकर के बस जाते हैं। समीपवर्ती क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ भी खड़ी होनी चाहिए। कराल बनाने का कार्य स्त्रियों का होता है। स्त्रियाँ कराल नामक घर बनाती हैं। इनकी आकृति अंडाकार होती है। मध्य भाग में 30 मीटर व्यास का खुला हुआ स्थान होता है, जिससे जंगली पशुओं से सुरक्षा हो सकती है इनकी। इसमें कुछ द्वार भी होते हैं। कराल के मध्य भाग में बाड़ों का एक क्रम लगा रहता है, जिसमें रात्रि के समय पशु बांधे जाते हैं। इन बाड़ों की सुरक्षा कटीली झाड़ियों से करी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक व्यवस्था और व्यवहार। मसाई लोगों के प्रत्येक दल या परिवार का अपना एक प्रकार से क्या होता है, अपना एक अधिवास होता है, और जिसे कराल कहते हैं। इन लोगों में नियमों का कड़ाई से पालन होता है। जो भी नियम बनता है सामाजिक, उसका पालन करते हैं। 16 से 20 वर्ष के युवक अपने परिवारों से दूर अन्य कराल में रहते हैं। यहाँ इन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि कभी भी किसी से लड़ना पड़े तो उसके लिए आप तैयार रहें, और बाद में योद्धाओं के दल में उनको भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से लोग सेना या योद्धा का दल भी इनके पास होता है। किसके पास भैया? तो ये जनजाति है आपकी कौन सी? यह है मसाई जनजाति। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अपने भारत की जनजातियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न आपसे बन सकता है, थारुओं के विवाह की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। थारू लोगों में विवाह कैसे होता है? तो विवाह का थारू समाज में विवाह जो होती है, विवाह जीवन यापन का एक अंग माना जाता है थारुओं में, और विवाह प्रथा पर्याप्त रूप से विकसित अवस्था में पाई जाती हैं। अविवाहित पुरुष की जो है समाज में कोई प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिलता। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको उतना सम्मान नहीं मिलेगा जितनी शादी वाले पुरुष को मिलती है। ठीक है, इसमें एक विवाह का नियम होता है, परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में अनेक विवाह भी इसमें किए जा सकते हैं। सामान्यतया ऐसे विवाह कम होते हैं, परंतु अविवाहित लड़कियों और तलाकशुदा या विधवा स्त्रियों का प्रायः अभाव होता है इसमें, क्योंकि विधवा अथवा तलाकशुदा स्त्रियां जो होती हैं उनके परिवार वालों के द्वारा पुनर्विवाह के लिए अधिक बधू मूल्य की मांग और थारू स्त्रियों की स्वतंत्र रहने की इच्छा कि वे अपनी सौत को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। एक विवाह इसमें अधिकतर मात्रा में एक विवाह भी होती है, चूँकि सौतन जो आती है उसको लेकर के बड़ा जलती हैं लोग, इसीलिए एक प्रकार से दूसरा विवाह नहीं करती, अपनी स्वतंत्र रह जाती हैं या कभी कभी कर भी लेती हैं जैसा उनका मन में आता है।
इनके विवाह जो होते सदा लड़के लड़की के जो माता पिता होते हैं उनके द्वारा तय किया जाता है। विवाह अधिकतर छोटी आयु में ही हो जाता है, जिससे विवाह के पूर्व यौन संबंध में वृद्धि ना हो सके। ठीक है, विवाह से पूर्व मतलब विवाह से पहले आप जो है यौन संबंध ना बना सकें, इसी कारण से विवाह बहुत जल्दी कर दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। विवाह तय करने के लिए एक मध्यस्थ यानी कि एक मझापारिया की सहायता ली जाती है। ठीक है, इसकी सेवा के लिए दोनों पक्षों के द्वारा कुछ शराब या मुद्रा इसको दी जाती है, जो मझापारिया होता है। जैसे विवाह पंडित जी लोग करवाते हैं हम लोगों में, ऐसे ही एक प्रकार से वहाँ पर मझापारिया होते हैं जिनको कुछ पैसा कुछ शराब वगैरह पिलाई जाती है, उसके बाद में वो शादी करवाते हैं। ठीक है, पंडित जी लोग तो शराब वगैरह नहीं पीते हैं, लेकिन पैसा उनको भी थोड़ा बहुत देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से शादी हो जाती है। और लेकिन हिंदुओं में शादी का एक अलग ही मज़ा होता है, रीति रिवाज तो बड़े ज़बरदस्त हैं अपने यहाँ पे। आगे देखेंगे संथाल। संथाल जनजाति क्या होती है भैया? संथाल जनजाति की बात की तो इसका निवास क्षेत्र, जलवायु और शारीरिक लक्षणों का स्पष्ट कीजिए। तो निवास क्षेत्र की अगर बात की जाए, हैबिटेट, संथाल का निवास क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है। पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के में लगभग 20 डिग्री से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 से 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में फैला हुआ है। ये लोग प्रमुखतः संथाल परगना क्षेत्र में रहते हैं, जिस कारण से इनका नाम संथाल रखा गया है। झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में रांची, पलामू और हजारीबाग व पश्चिमी बंगाल के बीरभूम, बांकुरा, मिर्ज़ापुर और 24 परगना जिलों में निवास करते हैं लोग। कौन लोग? संथाल लोग। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में भी पूरी मतलब कि ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, इनके जलवायु की अगर बात की जाए तो संथाल क्षेत्र जो हैं वो एक प्रकार से 350 मीटर से 630 मीटर ऊंचे हैं। सारा क्षेत्र वनों तथा पहाड़ियों से ढका हुआ है। यहाँ की शीत ऋतु का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्म ऋतु का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है, 160 से 180 सेंटीमीटर तक शीत ऋतु में मात्र मतलब की वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इस मानसूनी जलवायु में विभिन्न प्रकार के वन और वन्य जीव पनपते हैं और इस तरीके से ये एक प्रकार से इनकी जलवायु रही और इनके एक प्रकार से स्थान क्षेत्र होगा किसका? संथालों का। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये संथाल जनजाति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था जिसको बारे में आपने समझा, जाना और परखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले और भी आपके जो सब्जेक्ट होंगे उन सभी के लेक्चर्स इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ठीक है, चलें आगे देखते हैं।